बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है तरंग एवं दोलन, वेव्स एंड ऑसिलेशन, वो हम पढ़ रहे थे और उसकी गति की समीकरण हम निकाल चुके थे। दोलक की विस्थापन की समीकरण हम निकाल चुके थे, दोलक का वेग हम निकाल चुके थे और अब आगे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। उनके क्या मान होंगे, वो किस तरह से हम निकालेंगे। तो जो पहले हमने पढ़ा है गति के समीकरण और विस्थापन और वेग के जो सूत्र हैं उनका उपयोग करते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं दोलक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। दोलक को अपनी माध्य स्थिति से अगर एक्स दिशा में थोड़ा विस्थापित कर दें तो वो क्या होता है, जैसे स्प्रिंग है उसको थोड़ा खींच लिया तो वापस वो विस्थापित होकर यानी केंद्र की तरफ, यानी जो प्रारंभिक बिंदु था उसकी तरफ उसकी एक बल लगेगा जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, उसके विरुद्ध उसको विस्थापित किया आपने तो किया गया कार्य दोलक में क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा या उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, वृद्धि के बराबर होगा। तो दोलक को dx विस्थापन, जो विस्थापन है उसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा अल्पांश मान लिख दें जैसा कि यहाँ पर लिया है। दोलक को dx विस्थापन करने में कितना बल लगाया गया, कैपिटल F लगाया गया, तो किया गया कार्य dw अगर कहें तो वो क्या होगा, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, F इंटू dx। जहाँ उस पर लगाया गया जो बल है वो F है और यहाँ पर हम जानते हैं वो किसके बराबर है, प्रत्यानयन बल के बराबर। तो दोलक को साम्यावस्था से यदि, ये तो अल्पांश dx के लिए था, यदि कुल आप जीरो, प्रारंभ जीरो से लेके कितना x विस्थापन कर दें तो हम क्या कर देंगे, उन सब dx जो छोटे हैं उन सब का योग कह दें या dx टेंस टू जीरो तो हम समाकलन कर देंगे और इस तरह से कुल किया गया कार्य w हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to x माइनस एफ डी एक्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। और किया गया कार्य क्या होगा, उसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। हम कह रहे हैं किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में उसमें वृद्धि कर देता है, तो बाद की यदि स्थिति ऊर्जा u है और प्रारंभ में यदि u 0 है तो जो स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसके बराबर हम लिख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कि वो जो किया गया कार्य है स्थिति ऊर्जा में संग्रहित हो जाता है और हम कह सकते हैं कि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर उसको लिख सकते हैं। तो इस सूत्र के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। यदि साम्यावस्था में स्थिति ऊर्जा को शून्य माना जाए, यानी u0 को 0 मान ले, u0 को यानी प्रारंभ में x इक्वल टू 0 पर उसकी स्थिति ऊर्जा शून्य है, तो हमारे पास ये सेकंड पद है वो घट जाएगा और w u के बराबर हो जाएगा। तो यही जो सूत्र है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं और स्थिति ऊर्जा का मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं F माइनस के एक्स। अब आप देखोगे यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि बल जिस दिशा में लग रहा है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में, ठीक है, और ये संग्रहित हो रहा है, किया गया कार्य ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। लेकिन ऐप के अंदर वो विस्थापन के विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। दोनों को यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और के कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें तो, और एक्स का यहाँ पे जो समाकलन है वो हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और अपर लिमिट से इसका मान रखेंगे तो सिंपल समाकलन है। हम प्रूव कर सकते हैं कि u का मान हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास सरलावर्ती दोलक है उसकी जो विस्थापन की जो समीकरण है समय के साथ वो क्या थी, x इजिकल टू a साइन ओमेगा 0 प्लस टी थी। उसको हम उपयोग यहाँ पे करेंगे और मान रख देंगे, ये जो समीकरण 8 है उसके अंदर x का मान रखेंगे तो समीकरण ये प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, हाफ x का जगह आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी प्लस 5 ये सूत्र आ गया। लेकिन हम जानते हैं के बाई एम किसके बराबर था, कांस्टेंट हमने ओमेगा के बराबर लिखा, इसलिए के की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे एम ओमेगा 0 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र है वो इस तरह से एम और ओमेगा 0 के रूप में ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी 9। तो समीकरण 8 तथा 9 दोलक के स्थिति ऊर्जा के अभीष्ट व्यंजक हैं। 8 तो u का हाफ के एक्स स्क्वायर, u का x के साथ संबंध था, और समीकरण 9 u का
टी के साथ संबंध है। तो विस्थापन और समय दोनों के साथ हम इसका समीकरण लिख सकते हैं, जो कि 8 और 9 से बताया जा रहा है ऊपर। तो स्पष्ट है इसकी समीकरण की सहायता से कि दोलक की स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम एवं न्यूनतम मान कब होंगे, जो साइन पर निर्भर करेगा। साइन का अधिकतम मान हम जानते हैं 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, यानी ओमेगा 0 टी प्लस फाई जो कला है वो यदि 0 पाई 2 पाई है, यानी पाई का गुणज है, तो ये हमेशा क्या होगा, न्यूनतम होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल है। 0 को किसी से गुणा करते हैं तो सारा मान 0 कर देता है, तो यू न्यूनतम ऊर्जा वो 0 हो जाएगी। और अधिकतम ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब इसका मान 1 हो। और समीकरण 9 में जो साइन स्क्वायर है उसको 1 कर देंगे, तो हमारे पास ये जो समीकरण प्राप्त हो रही है हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कब है, जब ये जो कला है ओमेगा 0 टी प्लस फाई वो पाई बाई 2 के बराबर हो। इस तरह से अधिकतम मान हम स्थिति ऊर्जा का निकाल सकते हैं। तो यू मैक्सिमम, अब यहाँ पे जब वो गति करता है, ठीक है, तो कला जो है वो पाई बाई 2 होगी, उस स्थिति में उसका मान अधिकतम होता है। तो समय के सापेक्ष एक चक्कर में दोलक की स्थिति ऊर्जा का मान, ये यहाँ से शुरू किया, पहले 0 था, फिर अधिकतम हुआ, फिर वापस 0 हुआ, लेकिन ये आधा दोलन ही हुआ, फिर ये इधर जाएगा और वापस इधर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक दोलन के अंदर उसका मान स्थिति ऊर्जा का 2 बार 0 होता है। दोलक की स्थिति ऊर्जा का मान 0 से हाफ एम ओमेगा तक परिवर्तित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आवर्तकाल के लिए माध्य स्थिति ऊर्जा का मान हम निकालना चाहें तो हम उसका 0 से t के साथ समाकलन कर देंगे और कुल समय का भाग दे देंगे। ऐसे ही निकालते हैं हम किसी औसत का मान, जितने समय के लिए है कुल मान आएगा उसमें t का भाग दे दिया और यहाँ पे u का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। और हम जानते हैं 0 से t तक हम करेंगे तो इस समाकलन का मान कितना है, 1/2 बाहर चला जाएगा और इसका मान t/2 होगा। तो t/2 और 1/2 मिलकर 1/4 हो जाएगा। और इस तरह से हम जानते हैं कि जो स्थिति ऊर्जा है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। ये सूत्र आगे काम आएगा। दोलक की गति ऊर्जा निकालनी हो, हम जानते हैं k इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। m कण का द्रव्यमान है और v वेग है। समीकरण 5 जो आया है हमारे पास, वहाँ से v का मान पहले आपने पढ़ा होगा, v x चूँकि आप पढ़ चुके हो a साइन ओमेगा 0, अगर इसका dx बाई dt लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा और ये साइन का कोस हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वही सूत्र यहाँ पे हम काम ले रहे हैं, ये यहाँ पे बता रखा है x इजिकल टू a साइन ओमेगा 0t। ठीक है, आप m k का मान हम इस तरह से x के रूप में लिखें तो ये लिख सकते हैं। v चूँकि हम पढ़ चुके हैं ओमेगा 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर ये हो गया। और तो ये जो है x के रूप में हुआ k का मान, लेकिन x का मान हम ये जानते हैं, यहाँ रखेंगे तो ये k का मान आ जाएगा। तो समीकरण 11 और 12 क्या बता रहा है, ये समीकरण 11 और 12 बता रहा है कि हमारे पास x के साथ k का क्या समीकरण होगा और t के साथ क्या होगा। स्थिति ऊर्जा में साइन स्क्वायर आ रहा था और समीकरण 12 बता रहा है कि गति ऊर्जा में कोस स्क्वायर आ रहा है। और इसी तरह से समीकरण 11 बता रहा है कि वहाँ केवल एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा हम आगे देखेंगे। जब गति ऊर्जा अधिकतम होती है तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी और जब स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी तो गति ऊर्जा न्यूनतम होगी, लेकिन कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये इस तरह से बदलता है कि स्थिति ऊर्जा घटती है तो वो गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और गति ऊर्जा घटती है तो वो स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। तो समीकरण 11 तथा 12 दोलक की गति ऊर्जा के इक्वेशन हो गई। इन समीकरणों से ज्ञात होता है कि k का जो अधिकतम मान है 11 में x इजिकल टू जब 0 होगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 12 में अधिकतम मान का होगा जब कोस ओमेगा 0 t प्लस फाई 1 हो जाए तो अधिकतम मान हम ये लिख सकते हैं। और इसी तरह से x इजिकल टू a हो जाए तो समीकरण 11 में गति ऊर्जा x इजिकल टू a का मतलब हो गया अधिकतम विस्थापन, यानी लास्ट तो कोई दोलन कर रहा है तो उसके अंतिम सिरों पर सारी ऊर्जा क्या हो जाती है, गति ऊर्जा हो जाती है। गति ऊर्जा वहाँ जाके रुक जाता है तो गति ऊर्जा शून्य हो जाती है और सारी की सारी गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आसान है के मैक्सिमम और के मिनिमम का मान निकालना और
दोनों ही इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे U मैक्सिमम होगा तब K मिनिमम होगा और K मैक्सिमम होगा तब Q मिनिमम होगा। अतः समय के सापेक्ष एक चक्कर में दोलक की गति ऊर्जा भी शून्य से कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर तक परिवर्तित होती है। इसलिए एक आवर्तकाल के लिए माध्य गति ऊर्जा का मान निकालना हो तो हम उसी तरह से करेंगे। एक दोलन के लिए जो कुल ऊर्जा है उसको समाकलन कर देंगे और टी का भाग दे देंगे। इसका मान भी T/2 आएगा, टी से टी कट जाएगा तो ये 1/4 रह जाएगा। समीकरण 13 में कांस्टेंट जो ऊपर थे उनको बाहर ले लिया। तो हम देख रहे हैं कि औसत मान भी उतना ही आ रहा है जितना U औसत का मान था, क्योंकि ये भी हम जानते हैं ये जो सूत्र है वो क्या बता रहा है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहाँ पे sin स्क्वायर ओमेगा 0t + 5 dt का समाकलन 0 से t तो T/2 था। यानी अगर समाकलन 0 से प्रारंभ हो रहा है और अधिकतम मान t तक समाकलन है तो उसका आधा होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे sin स्क्वायर हो, चाहे cos स्क्वायर, sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, तो उसके वर्ग का औसत मान 0 से जो शुरू हो रहा है और जहाँ अपर लिमिट है उसका आधा होता है। यहाँ अपर लिमिट t है तो ये T/2 होगा। ये हमेशा आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं, ये सूत्र आप डायरेक्ट काम में लेंगे। तो ये स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा के औसत सूत्र हैं 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, उनके मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों सूत्र आपके पास आ गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दोलक की कुल ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। तो उसमें क्या कर रहा है कि समीकरण 9 तो जो कि स्थिति ऊर्जा का औसत मान था और समीकरण 12 गतिज ऊर्जा का था, उनका योग कर दें तो कुल ऊर्जा E क्या आ जाएगी, U + K, और एक में साइन स्क्वायर है और एक में कोस स्क्वायर है, आप देख रहे हैं। तो इनके मान क्या होंगे, दोनों कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पर इनका सूत्र निकालेंगे तो कुल ऊर्जा अगर E कहूँ तो उसका मान 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो कि समीकरण 14 से इसमें दिखाया गया है। तो 14 क्या कह रहा है कि सरल आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा समय के सापेक्ष नियत रहती है, और क्योंकि समीकरण 4 में हम m कांस्टेंट है, 1/2 आ रहा है वो कांस्टेंट है, कण का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, ओमेगा 0 स्क्वायर K/m के बराबर होता है वो नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, और a आयाम है अधिकतम मान विस्थापन का, वो नहीं बदलता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरल आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा समय के सापेक्ष नियत रहती है। अतः सरल आवर्ती दोलक यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करने और करता है, और उसकी ऊर्जा द्रव्यमान m आयाम के वर्ग ए स्क्वायर तथा कोणीय आवृत्ति जो कि ओमेगा 0 है उसके वर्ग के अनुकरणुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि टोटल एनर्जी ऑफ एन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 0 स्क्वायर, तो इस तरह से प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इनको इस जो भी पूछे समीकरण 14 आ जाएगा और आप उसको फाइनली बता सकते हैं कि ये इनके समानुपाती हैं। जैसा क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आपको आंसर देना है, लघु या दीर्घ जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के हैं, कितने शब्दों के हैं, उसी हिसाब से इनको आप देंगे। धन्यवाद।